हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कक्षा सॉरी पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कक्षा 11 की रसायन विज्ञान। उसमें हमने पढ़ा था द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, सार्थक अंक, बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी पढ़े थे। तो अब हमारा आज का टॉपिक है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइन डेफिनिट प्रॉपर पोजिशन। ठीक है, तो किसी भी शुद्ध रासायनिक समीकरण यानी कि कोई भी शुद्ध रासायनिक जो यौगिक होंगे, रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि द्वारा निर्मित किया गया हो, तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यानी कि किसी भी रासायनिक यौगिक जो होता है, कोई भी रासायनिक यौगिक होगा, उसे किसी भी स्रोत से यानी किसी भी चीज़ से जो हमें उसे प्राप्त जो करते हैं, जो उसकी विधि जो होती है निर्मित, यानी जो उसकी विधि जो होती है तत्व की, उसके अनुपात को वो उसका अनुपात जो होता है वो कैसा रहता है, सदैव निश्चित यानी एक समान रहता है, कभी नहीं बदलता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यानी कि विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं, प्रत्येक यौगिक एक निश्चित रासायनिक संगठन रखता है जो यौगिकों को प्राप्त करने वाले स्रोतों या विधि पर निर्भर नहीं करता है। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्थिर संगठन का नियम भी हम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर है उदाहरण एक के जैसे जल जो है H2O, जल चाहे कुएं का हो, नदी का हो या तालाब का हो या टंकी से हमने प्राप्त किया हो या वर्षा का हो, तो जो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से प्राप्त किया गया हो वही क्या होता है हमारा, यानी कि चाहे हमारे बारिश का पानी हो, नदी का हो, कुएं का हो, नल का हो या टंकी का हो या तालाब का हो, यानी पानी कैसा भी हो लेकिन उसमें मात्रा दोनों होती है प्रयोगशाला में, यानी कि हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तभी वो हमारे पीने योग्य होता है। तो दोनों मिलकर ही क्या बनता है, जल बनता है। पहले तो वर्षा वर्षा का जल जो होता था, यानी बारिश जो पड़ती थी उसी के जल को यूज़ करते थे पहले, लेकिन अब तो सभी के घर में अधिकतर नल होते हैं, सब टंकी होती हैं, तो सब वही यूज़ करते हैं। तो हमारा इसमें एक उदाहरण है, तो इसमें इसका अनुपात होगा 1:8 होगा। ठीक है, इसका अनुपात जो होगा H2O का 1:8 होगा। तो इसमें हमारा उदाहरण है नंबर 2। एक इससे पिछले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने नंबर 1 उदाहरण। अब आते हैं हम दूसरे पर। तो इसमें दिया गया है हमें 1.179 ग्राम तांबे को नाइट्रिक अम्ल में घोलकर तथा प्राप्त कॉपर नाइट्रेट को गर्म करके 1.476 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त किया गया। एक अन्य प्रयोग में 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के हाइड्रोजन से अपचयन पर 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं, यानी कि तांबा नाइट्रिक अम्ल जो है उनको घोला है, कॉपर है नाइट्रेट को गर्म किया गया है, यानी हमें बहुत सारे मान दिए हुए हैं। हमें क्या करना है कि जो सभी आंकड़े जो है जितने भी मान दिए हुए हैं सभी का जो अनुपात क्या है, इसके सभी के अनुपात के नियम की हमको पुष्टि करके दिखाने। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम प्रयोग में क्या कहा गया है, हमें तांबे का द्रव्यमान कितना दिया गया है। द्रव्यमान को हम काय में तो मापते हैं, हमेशा ग्राम में मापते हैं। मैंने आपको एक सारणी भी दिखाई थी और कुछ शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हो सारणी। तो इसमें फिजिक्स में बताया था ये मैंने आपको। तो इसमें ग्राम जो होता है उसको द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो तथा क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, 1.7 1.476 ग्राम है। अतः इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1.47 माइनस 1.79, यानी कि इसी में ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, तांबे के द्रव्यमान यानी कि ऑक्साइड के द्रव्यमान से क्यूप्रिक ऑक्साइड के तांबे का द्रव्यमान घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इसको घटा दिया है, तो यहाँ पर घटकर बचा हुआ है 0.297 ग्राम। तो इस प्रकार इस ऑक्साइड में तांबे
तांबे तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा। तांबे का अनुपात कितना है हमारा, तांबे का अनुपात है हमारा 1.79 और ऑक्सीजन का क्या निकला 0.297। तो इसका अनुपात कितना होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी भाग देंगे 0 से, इससे पॉइंट कट जाएगा इधर से भी, ठीक है, और हम इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3.96 अनुपात 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बार कटेगा ये नीचे से, ये देखिए यहाँ से एक बार कटेगा और यहाँ से आप गुना करके देख सकते हो तो 3.96 कुछ इतने बार कट जाएगा ये, ठीक है, और नीचे 1 बचा तो इसका अनुपात हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं हम इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में। दूसरे प्रयोग में क्या है हमारा, तांबे का द्रव्यमान 1.098 ग्राम दिया है, ऊपर मैंने आपको अभी दिखाया था, और तथा क्यूप्रिक ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें दूसरी बार में 1.375 ग्राम दिया है। तो हम इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। अतः ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी कि इसमें से घटा कर हम ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाला हमने तो यहाँ पर आया 0.277 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं आगे, इस ऑक्साइड में तांबे का ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, इतना हो जाएगा, ये भी इतनी बार कटेगा, यानी कि सेम आया है, क्योंकि दोनों प्रयोगों में प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के तांबे तथा ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित 3.96 अनुपात 1 है। अतः ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं, यानी कि ये जो हमने सिद्ध किया है, ये जो हमारा स्थिर अनुपात का जो नियम है ये उसको सिद्ध करते हैं कि हाँ ये स्थिर अनुपात के नियम के ही आंकड़े हैं, ठीक है। तो अगला आता है हमारा गुणित अनुपात का नियम, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा से जुड़ने वाली दूसरे तत्व की मात्राओं में सरल गुणित अनुपात होता है। यानी कि जब कोई भी दो तत्व जो होते हैं संयोग करते हैं यानी जुड़ते हैं आपस में, तो वो जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं। तो वो जो यौगिक जो होते हैं जिसकी मात्रा एकदम निश्चित होती है, जुड़ने वाले जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा निश्चित होती है कि हाँ ये इतना ही होगा, इससे ज़्यादा ना हो, तो वही क्या होता है, उन्हीं की मात्रा क्या बन जाती है, तो उन तत्वों की मात्रा गुणित अनुपात कहलाती है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके दो यौगिक H2O तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 निर्मित करते हैं। तो इन यौगिकों में तत्वों का अनुपात निम्नवत है। तो देखिए यहाँ पर H है, O है हमारा, ये देखिए, और यहाँ पर है हमारा 2 और 16, और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 32 है। ये देखिए ये आया कैसे है। H का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, परमाणु भार भी कितना होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा 2, यहाँ पर H कितने हमारे पास 2, तो इसलिए ये 2 हुआ। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है इसका डबल होता है, यानी 16 वो होता है 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 16 लिखा, इधर हम परमाणु भार लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 16 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या किया हमारा, यहाँ पर भी 2 ही है, यानी H का परमाणु क्रमांक परमाणु भार टोटल सब 16 ही होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका 8 का, सॉरी ऑक्सीजन का 32 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको इसी तरीके से लिखा हुआ है, इनकी मल्टीप्लाई कर कर और परमाणु भार परमाणु क्रमांक लिख कर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी अगला टॉपिक क्या हमारा तुल्य सुव्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रिपोर्सल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन 1792 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर
ने किया था, यानी जो नियम है हमारा तुल्य सुविध कर्म अनुपात का नियम, इसका जो प्रतिपादन कहते हैं, इसको किसने दिया था, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, लागू किसने किया था हमारे विज्ञान में, इसने दिया था 1792 ईस्वी में दिया था, ये वैज्ञानिक रिएक्टर ने दिया था। ठीक है, तथा इसकी पुष्टि स्टार्स ने की थी। स्टार्स ने, यानी स्टार्स जो वैज्ञानिक है उसने इसको क्या किया था, जांच किया था, यानी इसकी पुष्टि की थी कि ये सही भी है क्या नहीं। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब वो दो भिन्न तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यानी कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, अगर कोई दो अलग अलग तत्व होते हैं वो किसी और अलग तत्व के साथ यौगिक बनाते हैं, तब वे आपस में भी उसी संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तब वे आपस में भी उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं जिस अनुपात में वे तीसरे तत्व से जुड़े थे। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जब दो तत्व दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्वों से जुड़ते हैं और जुड़कर यौगिक बनाते हैं, तो उनका जो निश्चित जो अनुपात होता है, क्या वो भी सरल गुणित अनुपात की तरह एकदम निश्चित ही होता है, बदलेगा तो नहीं। इस नियम का मतलब ये है, ठीक है, कि वो इस तरीके से तीसरे तत्व से ऐसे जुड़े होते हैं जो उनका अनुपात एकदम निश्चित हो। ठीक है, इसका उदाहरण है, देखिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कार्बन के साथ निम्न अनुपात में संयोग करके क्रमशः मैथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाते हैं। ठीक है, मैथेन CH4 में CH बराबर 12:4। ठीक है, तो हमारा इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, और यहाँ पर ये कितने हैं, 4, तो इसलिए यहाँ पर कितना कर दिया, 4, और इसका परमाणु भार भी 1 ही है। ठीक है, हमारे C का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और परमाणु भार कितना है, 12, तो हम यहाँ पर कितना लिखे हैं, 12, यानी कि हम यहाँ पर हमेशा परमाणु भार ही लिखेंगे इनके अनुपात निकालने में, याद रखना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 C अनुपात हो, यहाँ पर हमने C का बताया था 32, और O का 12, O का कितना होता है हमारा, O का परमाणु क्रमांक क्या होता है बताना, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तब जब H तथा O संयोग करके तब वे 4:32 या 1:8 के अनुपात में संयोग करेंगे तथा H एवं 0 के 1:8 में संयोग करने पर H2O बनता है। जो 1:8 जो लिखा हुआ है, ये अनुपात है हमारा H2O के बीच का। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था आपको कि H2O के अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके खुले स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक है, किस तरीके से CHO, यहाँ पर हमारे 3 ही एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, एक तो मेथेन हुआ है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, और एक हुआ है जल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी मेथेन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे बनता है जल, यानी इस तरीके से ये कुछ इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एग्जाम्पल है एक तरीके से आपके समझाने के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोजन तथा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निम्न अनुपात में संयोग करके क्रमशः अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, अमोनिया NH3 में NH अनुपात 14 अनुपात कितना है, 3 है, और हाइड्रोजन N का वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, और परमाणु भार होता है 14। ठीक है, और H का तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कितनी बार बता दिया अब तक। तो हाइड्रोजन क्लोराइड Cl में Cl अनुपात H, तो 3.5:1। ठीक है, इसका अनुपात इतना होगा, और H की मात्रा बराबर करने पर, H की मात्रा जो है हमारी उसको हमें बराबर करना है, तो 3.5 गुना 3:1 गुना 3, यानी कि इधर 3 से गुना कर दी, और इधर भी ये देखिए इधर साइड, और अनुपात क्या किया हमने, 3 जोड़ दिया इसमें, तो आता है जब N तथा Cl संयोग करेंगे तब ये
इतना बन जाएगा 14:3 5.5 गुना 3 के अनुपात में संयोग करने के लिए NCl3 बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना कर दिखाया हुआ है जैसे ऊपर दिखाया था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा गैस है लूसेक का गे लूसेक का गैसीय आयतन का नियम। इसे इंग्लिश में बोल गे लूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।